मेरे पीछे दरिया और दरिया के पार मिसाइल स्टेशन का खतरनाक इलाका था। मुझे हर हालत में मशरिक यानी उसी समत को अपना सफर जारी रखना था जिधर से फौजी जीप आई थी। जब यह जीप मेरी निगाहों से ओझल हो गई तो मैं उठा और नशे पर तेज तेज चलता संगलाख वादी में आ गया। ऊंट वाला बद्दू जीप वाली पगडंडी से हटकर शुमाल मगरिब में वाक़ रेत के टीलों की तरफ चला जा रहा था। मैंने टीलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। आसमान बादलों से ढका हुआ था जिसकी वजह से फजा में धूप की तपिश नहीं थी। मेरे लिए चलना आसान था। दिन की रोशनी में अब हर शय बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी। मैं उस रेतीले रास्ते से हटकर चल रहा था जहां से अभी अभी इस्राएली फौजी जीप गुजरी थी। ये सारा इलाका इस्राएली था और जहां मेरे किसी हमदर्द मुसलमान अरब का मिलना करीब करीब नामुमकिन था, इसलिए मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। अगरचे मेरे कपड़े भी खाकी थे, तहां मेरे कांधों पर कोई ऐसा निशान नहीं लगा था जो मुझे इस्राएली फौज का नायक या लांस नायक जाहिर करता। 3 हैंड ग्रेनेड मेरी पतलून की एक जेब में और 3 दूसरी जेब में थे, जिनकी वजह से मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने ग्रेनेडों की मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने रेत में छोटा सा गड्ढा बनाया और 4 हैंड ग्रेनेड उसमें दबा दिए। 2 ग्रेनेड हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए काफी थे। साइलेंसर और पिस्तौल मेरी पतलून की अकबी जेब में था। फजा बिल्कुल खामोश थी। किसी वक्त ठंडी हवा का कोई झोंका मेरे जिस्म को थपथपाता हुआ गुजर जाता। मैं टीलों के करीब आ गया था। जिस सहराई रास्ते से हटकर मैं चल रहा था उसके दोनों जानिब जगह जगह सहराई झाड़ियां उगी थीं, जिनमें कहीं कहीं सहराई फूल नजर आ रहे थे। बादल यूं झुके खड़े थे जैसे बारिश फिर से शुरू होने वाली हो। सहराई रास्ता टीलों के दरमियान से होकर एक तरफ को घूम गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इन टीलों की दूसरी जानिब क्या है। उधर कोई मिलिट्री पोस्ट भी हो सकती थी जो मेरी गिरफ्तारी और फिर अजियतनाक मौत की अलामत थी। मुझे अपने पीछे किसी ट्रक की घर सुनाई थी। मैंने घूम कर देखा और सहरा में एक फौजी ट्रक मेरी तरफ चला रहा था। मैं तेजी से एक तरफ को झुककर दौड़ा और ऊंची झाड़ियों के पीछे अपने आप को गिरा दिया। मेरा दिल धक धक करने लगा था क्योंकि ट्रक इस्राएली फौज का ही था जिसको कैमोफ्लेज किया गया था। ट्रक करीब आ गया। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा उसे घूर रहा था। ट्रक की अगली सीटों पर 2 यहूदी फौजी बैठे थे। एक ट्रक चला रहा था, दूसरा खुली खिड़की पर बाजू रखे सिगरेट पी रहा था। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। वो घर घर की आवाज पैदा करता मेरे सामने से गुजर गया। उसका रुख टीलों के दरमियान से गुजरती सड़क की जानिब ही था। अब मुझे यकीन हो गया था कि दूसरी तरफ जरूर कोई फौजी पोस्ट है। क्या करूं, उधर जाऊं या न जाऊं? अजीब मखमसे में फंस गया था। मैंने सोचा कि टीलों वाली सड़क से हटकर जुनूब मशरिक की तरफ चलना चाहिए। मैं झाड़ियों के पीछे से निकला और टीलों वाले सहराई रास्ते को छोड़कर उसके मुतवाजी 15-20 कदमों के फासले पर से जुनूब मशरिक की समत चलने लगा। मैं टेकरियों की भूल भुलैयों में निकल आया। इन टेकरियों पर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी। उनके दरमियान से गुजरता चला गया। एक टेकरी की चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरी तरफ खलान पर निगाह डाली तो मेरा दिल उछल कर मेरे हलक के करीब आ गया। दूसरी जानिब कोई 2 फरलांग के फासले पर बैरक नुमा फौजी पोस्ट की टीम की सब्ज छत नजर आ रही थी, जिसके सामने वही ट्रक खड़ा था जो थोड़ी देर पहले मेरे करीब से होकर गुजरा था। उसकी एक जानिब 2 फौजी जीपें भी खड़ी थी। बैरक के बरामदे में मुझे एक फौजी टहलता हुआ भी नजर आया। स्टेन गन उसके हाथों में लटक रही थी। मैं दूसरे टीले की तरफ खिसक नहीं लगा था कि मेरे अंदर कमांडो एडवेंचर की हिस्स बेदार हो गई। मैं इन टीलों, टेकरियों और संगलाख सहराई वीराने में ज्यादा देर तक भूखा प्यासा नहीं जा सकता था और कुछ मालूम नहीं था कि आगे कोई लकोतक सहरा शुरू हो जाए जो मुझ जैसे भूले भटके रास्ते से नावाकिफ मुसाफिर को निगलने के लिए हर वक्त तैयार होता है। मेरे जहन ने एक स्कीम मेरे आगे रख दी। इस स्कीम का पहला लफ्ज मेरी मौत से शुरू होता था और एक कमांडो की हैसियत से मेरे लिए उस पहले लफ्ज मौत की कोई अहमियत नहीं थी। देखना यह था कि क्या मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकता हूँ। इसके लिए जुर्रतमंदाना कमांडो अटैक करने की जरूरत थी जिसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहता था। मेरी नजर उस जीप पर जम गई जो मिलिट्री पोस्ट के बरामदे के कोने के पास एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। ये सब्ज रंग की फौजी जीप थी। जीप बिल्कुल खाली थी। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मैं अपना कमांडो ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मिलिट्री पोस्ट पर संतरियों की नफरी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा एक सूबेदार रैंक का इस्राएली ऑफिसर होगा और 4-5 सिपाही होंगे। इस किस्म की मिलिट्री पोस्टें सहराई इलाकों में अक्सर कायम कर दी जाती हैं जो रेजिमेंटल ऑफिसर के दरमियान राब्ते का काम करती हैं। मेरे लिए इस इस्राएली मिलिट्री पोस्ट की जो चीज सबसे ज्यादा मोहलक और खतरनाक थी वो यहाँ का वायरलेस सेट ही था। कमांडो ऑपरेशन में सबसे पहले उस वायरलेस सेट को उड़ाना जरूरी था। मेरे पास जो 2 हैंड ग्रेनेड बाकी रह गए थे वो उस वक्त मेरे बड़े काम आ सकते थे। मैंने मिलिट्री बैरक पर नजरें जमा दी। मैं पोस्ट की नफरी का अंदाजा लगाना चाहता था। बरामदे में यहूदी संतरी हाथ में शॉटगन लिए उसी तरह टहल रहा था। फिर 2 फौजी बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरे और अपने ट्रक में सवार होकर आगे निकल गए। पहरे वाले संतरी ने उन्हें जोर से सैल्यूट मारा।
दोनों इस्राएली कमीशन ऑफिसर थे। जब ट्रक मिलिट्री पोस्ट की हद से निकलकर टीलों में गायब हो गया तो गार्ड पर मौजूद संतरी ने एक बार फिर बरामदे के लकड़ी के फर्श पर टहलना शुरू कर दिया। बैरक के पहलू में एक टीम की छत वाला शेड सा बना हुआ था। उसमें से 2 सिपाही निकलकर बरामदे में आए और फिर बैरक के अंदर दाखिल हो गए। उस बैरक के ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे हो सकते थे, जहां असलहा भी यकीनन होगा। ये सब खदशात मेरी नजरों के सामने थे। उसके बावजूद मैं अकेला उस इस्राएली मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करने की ख्वाब देख रहा था। ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि मैंने अटैक करने का फैसला कर लिया था। अपने प्लान के मुताबिक मुझे पोस्ट की बैरक की अतबी जानिब से आकर हमला करना था। मैं एक तरफ नीचे को खिसक गया। जब मैं जंगली झाड़ियों की ओट में आ गया तो मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। यहाँ गड्ढे भी थे। मैं उनमें से तेजी से गुजरता, चारों तरफ से चौकस और पीछे भी निगाह डालता। थोड़ी देर बाद बैरक के अतबी हिस्से में आया तो देखा कि दूर से मुझे जो झाड़ियां नजर आ रही थी वो अंगूर की बेलें थी, जिन्हें लकड़ी के खंभों पर छतरियां लगाकर चढ़ा रखा था। मैं झुककर एक जगह बैठ गया। इन अंगूर की बेलों के पीछे मिट्टी के बने हुए 3 क्वार्टर नुमा कमरे थे, जिनके आगे सहन में एक फौजी कैंप कार्ट पर बैठा मशीन गन के बैरल को तेल से साफ कर रहा था। मैं एक पल के लिए बिल्कुल बुत बन गया। मैंने सांस रोक ली। ये मिलिट्री पोस्ट के संतरियों के क्वार्टर थे। उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे अभी तक कोई इस्राएली औरत या बच्चा वहां दिखाई नहीं दिया था। एक जर्द रंग की भीड़ अंगूर की बेलों पर चक्कर लगाती मेरी तरफ आ गई और कमबख्त सीधी मेरे सर के साथ आकर टकराई। मैंने अपने सर को झटक दिया। ऐसा करने से मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे किसी ने हल्की सी चीख मारी हो। उस आवाज ने सहन में बैठे फौजी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उसने गर्दन घुमाकर अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ देखा। मैंने अपने आप को तेजी से झाड़ी की ओट में कर लिया। सिपाही मुझे दिखाई दे रहा था, मगर वो मुझे नहीं देख सकता था। चूंकि जहाँ कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, इसलिए इस्राएली संतरी ने कोई खास ख्याल न किया। मैं जमीन पर खिसकता पोस्ट के ऑफिस के पीछे निकल आया। मैं जहाँ इस्राएली सिपाहियों की नफरी का अंदाजा करना चाहता था, कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मेरी जानिब ऑफिस की अकबी खिड़की थी जो बंद थी। बरामदे के फर्श पर फौजी बूटों की ठक ठक सुनाई थी। किसी में हल्का सा पैकहा लगाया। उसके बाद टाइपराइटर की टक टक की आवाज आना शुरू हो गई। एक बात तय थी कि जहां उस वक्त 4-5 से ज्यादा फौजी नहीं हैं। मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा। मेरा प्रोग्राम सामने की तरफ जाकर हालात का जायजा लेने का था। मैं खिसकता खिसकता अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ आ गया। अचानक मेरे पीछे कोई कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने पलट कर देखा। एक कुत्ता मुझसे थोड़ी दूर मिट्टी की एक ढेरी के ऊपर खड़ा मेरी तरफ देखकर भौंक रहा था। ये मेरी मौत का पैगाम था। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैंने कुत्ते का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज पैदा हुई और गोली कुत्ते के सर में घुस गई। वो वहीं ढेर हो गया, मगर उसकी आवाज ने उस इस्राएली संतरी को उस तरफ मुतवज्जे कर दिया जो क्वार्टर के सामने कैंप कार्ट पर बैठा मशीन गन साफ कर रहा था। कुत्ते की आवाज अचानक बंद होने से खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उठकर अंगूर की बेलों की तरफ आ गया। मेरे पास दौड़ने या किसी दूसरी जगह छुपने का वक्त नहीं था। मैं वहीं लुढ़क कर दूसरी झाड़ी की ओट में जाने लगा तो उसने मुझे देख लिया। ये बड़ी कयामत की घड़ी थी। मैंने उसे हलक से आवाज निकालने की मोहलत न दी। मोहलत कैसे देता? मैं उसे हलाक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मेरी जिंदगी और मौत की लाइन के दरमियान आ गया था, जहां हम में से किसी एक को मरना था। जिंदगी उसी के हिस्से में आती है जो पहल करने में उजलत से काम लेता है, और ये काम मैंने कर दिया। मेरे पिस्तौल से दूसरी गोली निकलकर उसके दिल में घुस गई। वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो शोर मचाकर मुझे पकड़वा सकता था। और इस्राएली फौज की कैद में जाने का मतलब एक भयानक और अजियतनाक मौत के सिवा मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। जर्मन पिस्तौल की गोली ने उसके जिस्म में आग भर दी थी। वो वहीं दोहरा होकर गिरा। मैं उछलकर उसके ऊपर जा गिरा और उसका हलब दबा दिया। मेरा चेहरा उसके सफेद होते चेहरे के ऊपर था। उसकी आंखें चढ़ चुकी थी। खून उसके सीने से उबल उबल कर रेत में जज्ब हो रहा था। वो मर गया था। मैंने उसे वहीं छोड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर क्वार्टरों की तरफ देखने लगा। क्वार्टरों पर गहरी खामोशी छाई थी। मिलिट्री पोस्ट के ऑफिस में से टाइपराइटर की टक टक अभी तक सुनाई दे रही थी। मैं उठा और भागकर ऑफिस की अकबी खिड़की के पास दीवार से जा लगा। मेरी पुश्त दीवार के साथ लगी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बंद खिड़की के पट पर उल्टे हाथ का दबाव डाला। वो थोड़ा सा खुल गया। हैंड ग्रेनेड मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसका पिन निकाला, उसे आहिस्ता से अंदर लुढ़काया और खुद 5 कदम दौड़कर छलांग लगाई और रेत पर औंधे मुंह जा गिरा। फिर हाथों से सर ढांप लिया। एक धमाका हुआ। मेरे ऊपर से कोई शय साई के साथ उड़ती हुई निकल गई। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। जहां मिलिट्री पोस्ट का ऑफिस था, वहां अब धुएं का बादल चकराता हुआ ऊपर को उठ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसानी चीख की आवाज नहीं आ रही थी। शायद ऑफिस में जो 2-4 इस्राएली सिपाही थे, उनके परखचे उड़ गए थे। मैं झुका झुका मिट्टी के क्वार्टरों के पीछे से होकर मलबे का ढेर बने ऑफिस के सामने आया तो देखा कि छत का आधा हिस्सा दरवाजे पर गिर पड़ा है। आग नहीं लगी थी क्योंकि 4 दीवारी मिट्टी की थी।
सामने ट्रक और जीप उसी तरह खड़े थे, कहीं कोई गार्ड नहीं आ रहा था। मैंने जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और वहां से तेजी के साथ निकल गया। मिलिट्री पोस्ट से निकलकर सहराई रास्ते में आते ही मैंने रफ्तार तेज कर दी और अंधाधुंध मशरकी समत में बढ़ने लगा। मेरे दिल में सिर्फ यही एक मकसद था कि जैसे भी हो मशरकी रुख पर जितनी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। जीप फौजी थी, जो मेरे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। बादल छट रहे थे और कहीं कहीं से धूप की किरणें नीचे उतरने लगी थी। हवा गर्म हो गई थी, रेत भी खुश्क हो चुकी थी। जिस रेतली सड़क पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो बस मेरी जीप जितनी ही चौड़ी थी। कभी ऊंचान आ जाती और कभी ढलान। टीले पीछे रह गए थे। मिलिट्री पोस्ट से मैं काफी आगे निकल आया था। मुझे महसूस हुआ कि जिस रेतीले रास्ते पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो अब जैसे रेत में मादूम हो गया था। जहां जमीन सख्त हो गई थी, गोया मैं पथरीली जमीन वाले उजाड़ सहरा में आ गया था। पथरीली जमीन होने की वजह से जीप को धचके लगने लगे थे। ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। ये सारा इलाका वीरान और गैर हमवार था। कहीं कोई जंगली झाड़ी तक नजर नहीं आती थी। बादल काफी चढ़ गए थे और धूप में तपिश आ गई थी। इस ख्याल से दिल बैठने लगा कि कहीं मैं सहरा में भटक तो नहीं गया। दूसरी जंग अजीम की ऐसी कई कहानियां मैं पढ़ चुका था कि अपने यूनिट से बिछड़कर कोई सिपाही सहरा में रास्ता भूल गया और फिर उसके अंजाम का किसी को इल्म न हो सका। सहरा बड़ा जालिम है। एक बार आप सहराई टीलों की भूल भुलैयों में फंस गए तो फिर आपकी किस्मत में सिवाय प्यास के एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के और कुछ नहीं होता। हर टीला एक जैसा है। आप एक जगह चक्कर काटने लगते हैं और हर बार फिर कर वहीं आ जाते हैं। मुझे भी यही धड़का लगा था कि कहीं मेरा अंजाम भी तो एक अंदोहनाक सहराई मौत तो नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। संगलाख, बंजर और स्याह पथरीले टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदान पत्थरों से अटा हुआ था। मैं जीप को इधर उधर से घुमाता रास्ता बनाता चला जा रहा था। स्याह बंजर टीलों की एक दीवार सी मेरे पीछे रह गई थी। उस दीवार के अकब में अचानक एक कड़ाका गूंजा। ये किसी जेट तैयारे का कड़ाका था। मैंने जीप को ब्रेक लगाई और उछलकर दूर पत्थरों के दरमियान लेटकर ऊपर तकने लगा। एक सफेद और नीले निशान वाला जेट तैयारा टीलों की चोटियों के ऊपर बिल्कुल सीध में उभरा। आसमान की वसतों में जाकर टेढ़ा हुआ और बाएं जानिब गोता लगा गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये जेट तैयारा मेरी तलाश में चक्कर लगा रहा था। जब उसकी आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो मैं अपनी जगह से उठा। जीप के टायरों को देखा। टायरों की बहुत बुरी हालत हो रही थी। पत्थरों ने उनको उधेड़ना शुरू कर दिया था। मैंने कोई परवाह न की और जीप को आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद मैदान में फैले हुए गोल पत्थरों का सिलसिला कम हो गया और मैंने रफ्तार तेज कर दी। मगर जीप के टायरों ने अब जीप को जैसे जकड़ सा लिया था। वो धड़धड़ा रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक मकाम पर पहुंचकर जीप का एक टायर फट गया। धमाका हुआ और जीप एक तरफ से उछलकर नीचे गिरी और मैं उछलकर बाहर जा पड़ा। उठकर जीप के टायर को देखा। वो बुरी तरह से फट गया था। बाकी टायरों का भी यही अंजाम होने वाला था। अगरचे जीप के पीछे 2 फालतू टायर लगे थे मगर उनका अब कोई फायदा नहीं था। धूप की हिद्दत की वजह से इर्द गिर्द के बंजर टीले तप रहे थे। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मुझे प्यास भी तंग कर रही थी। मैंने जीप को धक्का लगाकर एक टीले के साए में कर दिया कि ऊपर से आसानी के साथ देखी न जा सके और खुदा का नाम लेकर पैदल ही आगे रवाना हो गया। जब ये ख्याल आता कि मैं उस संगलाख सहरा में भटक गया हूँ तो दिल बैठने लगता। जमीन सख्त थी जैसे रेत जम रही हो। पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। कहीं कोई साया नहीं था। धूप खूब चमकने लगी थी। आसमान पर बादल का कहीं नामो निशान तक नहीं था। एक फरलांग चलने के बाद ही मैं पसीने से शराबोर हो गया और हलक खुश्क पड़ने लगा। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। मेरी जेब में रखा हुआ एक लौता हैंड ग्रेनेड भी गर्म होकर तपने लगा था। इस डर से कि कहीं ये सख्त तपिश की वजह से अपने आप न फट जाए, मैंने उसे जेब से निकाला, गौर से देखा और फिर एक पत्थर के करीब जमीन पर रख दिया। मुझे भूख प्यास बर्दाश्त करने की मश्क थी। थकान भी उतनी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इस खदशे से परेशान था कि मुझे मेरी मंजिल का इल्म नहीं था। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि मैं किस तरफ को जा रहा हूँ और क्या आगे कोई बस्ती भी आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ के सहरा हजारों मुरब्बा मील में फैले हुए थे और जहाँ पैदल चलना तो मौत को गले लगाने वाली बात थी। अपने तयाफे के मुताबिक अगर मैं इसराइल की शुमाल मशरकी सरहद की तरफ जा रहा था तो फिर आगे या तो यरूशलेम या फिर जेरिको शहर ही हो सकता था। ये दोनों बड़े शहर उर्दन की सरहद के करीब वाक़ थे, मगर मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था कि मेरा रुख उन दोनों शहरों की तरफ ही है। हैंड ग्रेनेड को मैंने पत्थर के नीचे छुपा कर रखा और आगे चल पड़ा। प्यास बढ़ रही थी। उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे और धूप तेज हो गई थी। पथरीले टीले तप रहे थे। मैं खुदा के भरोसे चला जा रहा था। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए काफी दिन गुजर गया। सूरज मगरिब की तरफ उतरने लगा। मैं प्यास से निढाल हो रहा था।
सहरा के दश्तो वीराने भी अपने अंदर एक तिलिस्म का सिलसिला रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां बलब मुसाफिर अचानक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसका उसे वहमो गुमान तक नहीं होता। मैं सर झुकाए, बाहें लटकाए, कदम कदम जैसे रेंगता हुआ तपते पत्थरों के संगलाख वीराने में चला जा रहा था कि बाएं जानिब एक नशेब नमूदार हुआ। मैंने उस तरफ निगाह की तो पहले तो मुझे यकीन न आया। आंखें मलकर गौर से देखा तो ये मेरा वाहिमा नहीं था।